हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम लोग अपने एसएससी जीडी 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो सुपर सेट के नाम से जाना जाएगा। यह आपके जीके जीएस के लिए जो है सुपर सेट होगा। इसमें आप लोगों को जो है 20 इम्पोर्टेंट जो है वो प्रश्न कराए जाएंगे और 20 प्रश्न का जो है फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो किया जाएगा। यानी 20 प्रश्न तो होंगे, लेकिन 20 प्रश्न का एक प्रश्न में कम से कम 10-10, 12-12 पॉइंट जो है बताए जाएंगे। यानी एक क्लास में लगभग आपके 200 से 300 प्रश्न को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस क्लास को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते। तो इसी के साथ यह क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो लगा देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग जो है ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। तो जो है क्लास थोड़ा सा हम हाथ से लिख रहे हैं, तो इसलिए जो है कुछ वर्ड्स जो है वो कम समझ में आएंगे, इसलिए जो है केयरफुली क्लास करने के बाद ही आपको जो है पीडीएफ में जो है वो समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नृत्य नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कौन सा नृत्य जो है वह महाभारत, रामायण और पुराणों की जो कहानियों में है वह सन्निहित है। डांस इज इम्बोलिस्ड इन द स्टोरी ऑफ द महाभारता, रामायण्स, ईपीज एंड पुराण। यानी किसमें जो कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? क्या कथकली नृत्य है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है या फिर ओडिसी है? तो बात करें कौन सा नृत्य है, तो कथकली नृत्य। जो कथकली कहाँ पर होता है? केरल में होने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। तो कथकली नृत्य। अब बात कर लेते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य की। कौन से नृत्य की? शास्त्रीय नृत्य की। बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो कुल कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां शास्त्रीय नृत्य जो 8 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है वो माना जाता है। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 9 माने जाते हैं। जो 9वां है जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं वो कौन सा है? वो छऊ नृत्य है। कौन सा है? छऊ है, जो 3 स्टेट में होता है। कितने स्टेट में होता है? तो यह 3 स्टेट में जो है वो किया जाता है। वही बात करें आपकी कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। सत्रिया की बात करें असम में किया जाता है, जो सबसे नया है। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ पर किया जाने वाला है? ओडिशा की। और छऊ जो है कहाँ कहाँ पर होता है? 3 स्टेट में। आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया। कहाँ कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। अब बात कर लेते हैं हम कथकली की। तो कथकली की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा में होती है? तो कथकली मणि प्रबलम भाषा में की जाती है। कौन सी भाषा में की जाती है? इसमें भाषा का प्रयोग किया जाए तो मणि प्रबलम। कौन सी भाषा? मणि प्रबलम भाषा है, जो संस्कृत और मलयालम का योग होता है। इसमें मुद्राओं की बात करें तो कथकली में कुल 24 स्टेप्स यानी मुद्राएं होती हैं। कितनी मुद्राएं होती हैं? 24 स्टेप्स यानी मुद्राएं होती है। इसमें 5 प्रकार का श्रृंगार होता है। कितने प्रकार का श्रृंगार होता है? तो इसमें बात करें श्रृंगार की, तो इसमें श्रृंगार जो है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कथकली में श्रृंगार? 5 प्रकार का होता है। इसमें नायक को पाथा कहा जाता है, पांचा कहा जाता है। और खलनायक को जो है वो कथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है खलनायक को? कथी के नाम से जो है खलनायक को इस जो है कथकली नृत्य में जो है वो जानते हैं। तो वही बात करें जो छऊ है, छऊ नृत्य आपका, अगर छऊ की बात की जाए तो छऊ को जो है सन 2010 में, हाँ, सन 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में जो है विरासत में जो है शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 16 साइटें हो चुकी हैं और 16वें की बात करें तो दीपावली को जो है वो सम्मिलित किया गया है। तो आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संयुक्त
राष्ट्र जो है यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय की बात करें तो यूएन का मुख्यालय क्या वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क सिटी में है या फिर लंदन में अवस्थित है। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की, तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात की जाए तो वाशिंगटन कहाँ पर अवस्थित है, आप लोग बताइए, एक सेकेंड। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी में अवस्थित है। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना 24 अक्टूबर कब की गई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीगल ऑफ नेशन जो है उसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो वो क्या हुआ? असफल हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुआ था। इसमें समझौता किया गया था कि आगे जो है युद्ध नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में बात करें तो कुल इसमें कितने अंग हैं? इसके 6 अंग है। 6 में से जो है 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय की बात करें तो द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसके जो है 6 अंग कौन-कौन से हैं? तो पहला आपका महासभा हो गया, दूसरा आपका सुरक्षा परिषद हो गया। सुरक्षा परिषद में बात करें तो कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए उनको हर 5 साल में 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर 5 साल में उनको बदल दिया जाता है अस्थायी सदस्य को। जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है जिसके द्वारा वो किसी भी समझौते को रोक सकते हैं। और तीसरे अंग की बात करें तो तीसरा आपका सचिवालय होता है, चौथा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, पांचवें की बात करें तो प्रन्यास परिषद है और छठवां आपका जेसीजे है जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, जिसमें कितने 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज होते हैं और गढ़ पूर्ति के लिए कम से कम 9 जजों की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें जो आपका सुरक्षा परिषद है, यूएन महासभा का सुरक्षा परिषद में भारत जो है अभी तक 8 बार सदस्य इसका बन चुका है और सबसे ज़्यादा बार जो है वो जापान इसका सदस्य रहा है। वहीं बात करें स्थायी सदस्यों में कौन-कौन से 5 जो देश हैं स्थायी सदस्य के, कितने देश हैं स्थायी सदस्य में? 5 देश हैं। देखिए आप लोगों को ये जो लिखा हुआ कम समझ में आएगा लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्थायी सदस्य जो है कितने हैं? 5 हैं। कौन-कौन से हैं? आपका पहला अमेरिका हो गया, दूसरा ब्रिटेन हो गया, तीसरा चीन हो गया, चौथा फ्रांस और पाँचवां आपका रूस हो गया। और इसमें बात करें भाषा की, यूएन महासभा में भाषा कितनी है? तो 6 भाषाएं यूएन महासभा में हैं। कौन-कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनी भाषा है। आशा करते हैं यहाँ तक का आपका जो है पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल की बात की जाए तो इनके द्वारा कौन सी चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल हु इन्वेंटेड द नोबेल प्राइज हु स्टेबलाइज्ड द नोबेल प्राइज इन्वेंटेड व्हाट? यानी अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी उनके द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था? क्या कंपास का आविष्कार किए थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे, पेनिसिलिन का खोज किए थे या फिर लाइट बल्ब का किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इनके द्वारा जो है डायनामाइट जो है इसका आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल की बात की जाए तो ये स्वीडन देश के निवासी थे। इनका जन्म जो है 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो है वसीयत पत्र में यह पाया गया कि इनके द्वारा जो धनराशि जमा की गई है उस धनराशि के ब्याज से जो है हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार जो एक सेकंड यहाँ पर नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज की स्थापना की बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है
वह सन 1900 में स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1900 में स्थापना हुआ था और 1901 से जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा? तो जब प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कौन-कौन से? भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। सन 1969 में, कब? सन 1969 से जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार जो है छठवां क्षेत्र जो है वह जुड़ा था। कौन सा क्षेत्र? अर्थशास्त्र का क्षेत्र जुड़ा था। वहीं बात करें अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में जो है, कब? रविंद्रनाथ टैगोर को, किसको? आर एक सेकेंड यार, यहाँ पर ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर को, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 ईस्वी में सबसे पहले एशियाई व्यक्ति यही थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वही बात करें सबसे कम उम्र में किसको प्राप्त हुआ था, तो सबसे, एक सेकेंड देखते हैं स्लाइड लेकर। हाँ, तो सबसे कम उम्र में कौन से? सबसे कम उम्र की बात की जाए अगर कम उम्र में किसको प्राप्त हुआ था, तो मलाला यूसुफजई को। किसको? मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई को, किसको? एक सेकेंड, यूसुफ जई को जो है वो प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? तो 17 वर्ष की आयु में जो है इनको जो है सबसे कम उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सबसे ज़्यादा की बात करें सबसे अधिक उम्र में किसको प्राप्त हुआ था, तो सबसे अधिक उम्र में जो है वो 97 वर्ष की आयु में किसको प्राप्त हुआ था, तो गुड इनफ को प्राप्त हुआ था। किसको? गुड इनफ को जो है, इनफ, गुड इनफ को जो है नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक उम्र में जो है वो दिया गया था। वहीं बात करें जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2014 में कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा को द बुक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है इनको दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेत की समाधि, कौन जो है में से कौन रेत की समाधि उपन्यास के लेखक और या लेखिका है? इनमें से कौन जो है रेत की समाधि पुस्तक के लेखक या लेखिका है? हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल, जो नोबेल पुरस्कार रेत की समाधि प्राप्त की है? रेस्ट समाधि, रेत समाधि, रेत की समाधि जो नोबेल बुक है जो जिसको लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इसके इस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक या लेखिका क्या रीता कुमारी हैं, गीतांजलि श्री हैं, शशि थरूर है या फिर झुम्पा लाहिड़ी हैं? तो बात करें रेत की समाधि बुक की लेखक की, तो गीतांजलि श्री हैं। कौन है? गीतांजलि श्री जो है इस बुक के लेखक या राइटर हैं। तो इस बुक के जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। बुक इंटरनेशनल जो है नोबेल पुरस्कार नहीं, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से इस बुक को सन 2022 में जो है वो सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? सन 2022 में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया था। द टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जो कितनी धनराशि मिलती है, तो 50,000 पाउंड की धनराशि मिलती है। इसको जो है वह इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वह जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात की जाए तो जो रेत की समाधि है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक सेकेंड, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वही बात करें अगर और किसको किसको मिला था, तो बानू मुश्ताक जो कन्नड़ लेखक है इनको भी मिला था। और इनकी पुस्तक कौन थी? एडेमा हनारे जो दीमा भस्ती की बुक है उनको भी मिला था। और हार्ट लैम्प जो बुक है इसको भी जो है बुकर इंटरनेशनल बुक से जो है वो सम्मानित किया गया था। शशि थरूर की बुक की बात करें तो शशि थरूर की बुक कौन है? वाई आई एम हिंदू है। पॉन सॉरी पैन इंडियन है। एरा ऑफ डार्कनेस भी शशि थरूर की बुक है। वहीं बात करें अम्बेडकर्स अ लाइफ जो है वो किसकी बुक है? तो शशि थरूर की बुक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? जो भारत में हवाई परिवहन है वह कौन से वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी? क्या 1948 में, 1932 में, 1954 या फिर 1911 में? तो बात करें भारत में हवाई परिवहन जो है 1911 में प्रयागराज जो है इलाहाबाद से नैनी की 6 मील की दूरी जिसे 10 किलोमीटर कहते हैं, पहली जो है
पोस्टल डाक सर्विस यानी डाक हवाई सेवा के द्वारा हवाई जहाज उड़ाया गया था। वहीं बात करें इसके जो हवाई अड्डा है, पहला हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ पर, बाम्बरौली में हुआ था। सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। और सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा की बात करें तो इंदिरा गांधी, कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है। कौन सा है, दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। और 100वां एयरपोर्ट की बात करें, जो 100वां हवाई अड्डा है वो कहाँ पर बना है, तो पाक्यांग सिक्किम में बनाया गया है। कहाँ पर, पाक्यांग जो सिक्किम है, यहाँ पर 100वां हवाई अड्डा जो है वो बनाया गया। पहला ग्रीन हवाई अड्डा की बात करें तो डोनी पोलो आंध्र प्रदेश का है। और जो है हवाई परिवहन किसके अंतर्गत आता है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फॉलो ऑन जो है निम्न में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है। तो फॉलो ऑन की बात करें तो केवल T20 से संबंधित है, केवल टेस्ट मैच से संबंधित है, केवल एक दिवसीय मैच से संबंधित है, टेस्ट और एक दिवसीय मैच दोनों से संबंधित है। तो बात करें फॉलो ऑन मैच का तो यह केवल टेस्ट मैच से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो केवल टेस्ट मैच से संबंधित है। जो फॉलो ऑन है इसमें जो है 200 रनों का अंतर पर जो है वह फॉलो ऑन होता है। T20 मैच की बात करें तो कितने ओवर का होता है, 20 ओवर का होता है। इसमें पावर प्ले कितने ओवर का होता है, तो 6 ओवर का जो है पावर प्ले होता है। DRS की बात करें तो DRS का प्रयोग जो है, एक सेकेंड, DRS का प्रयोग कब होता है, तो DRS का फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है, जिसका जो शुरुआत सन 2008 से हुआ था। और इससे आउट होने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग हैं, जो इससे आउट होने वाले पहले व्यक्ति थे। और वहीं DLS की बात करें, किसका, DLS डकवर्थ लुइस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग जो है बारिश के दौरान किया जाता है। किसके दौरान किया जाता है, बारिश के दौरान जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक का जो है पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। जो गवर्नर जनरल का पद है वो कौन से अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है वो इसको बनाया गया था। क्या 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा, या फिर पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। तो गवर्नर जनरल का पद जो है वो पहली बार कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट, किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसमें जजों की संख्या की बात करें तो कुल 4 जज होते थे। और इसके मुख्य जो जज थे कौन थे, इलिजा एम्पे जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है वो किस पर आधारित था। क्या मार्लो मिंटो सुधार पर था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर था, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड से था, या फिर नेहरू रिपोर्ट से था। तो बात करें भारत अधिनियम 1919 किससे संबंधित था, तो भारत अधिनियम जो है 1919 की बात की जाए तो किससे संबंधित था आप लोगों को बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से संबंधित था। बात करें मॉन्टेग्यू की, तो मॉन्टेग्यू उस समय जो भारत का सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो था उस समय भारत का वायसराय था। क्या था, वायसराय वायसराय था। और जो मॉन्टेग्यू था वो भारत का क्या था, सचिव था। क्या था, भारत का मॉन्टेग्यू जो था वो सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन का जो है वो गठन किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा आया था। 1935 के एक्ट की बात की जाए, इसके द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन तो मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा आया था, वही केंद्र में द्वैत शासन जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा आया था। इसके द्वारा जो है संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस मुस्लिम शासिका या शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया। जो है जजिया कर का कौन से मुस्लिम शासक के द्वारा प्रचलन किया गया। क्या बलबन ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो बात करें भारत में कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर का जो है वो प्रचलन किया था। तो जजिया कर का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है भारत में किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भारत पर इसका पहला सफल आक्रमण की बात की जाए तो 712 ईस्वी में जो है इसने पहला सफल आक्रमण जो है वह हुआ था। किसका? अरबों का। अरबों का पहला सफल आक्रमण कब? 712 ईस्वी में हुआ था। और वहाँ कहाँ पर किया था? तो राजा दाहिर, जो सिंध के राजा दाहिर थे, वहाँ पर इसने किया था। अरबों द्वारा जो बसाया गया पहला शहर की बात करें तो अरबों द्वारा पहला बसाया गया शहर कौन सा है? तो महफूजा है। कौन सा शहर है? महफूजा शहर जो है अरबों द्वारा बसाया गया पहला शहर है, जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और दूसरा शहर जो है वह मसूरा है। कौन सा शहर है? मसूरा जो है अरबों के द्वारा बसाया गया दूसरा शहर है। अरबों के जो आक्रमण से क्या क्या भारत पर प्रभाव पड़ा? तो ऊँट पालन, ऊँटों का जो है पालन का प्रस्ताव हुआ, दशमलव पद्धति का जो है प्रयोग हुआ। अरबों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धर्म का प्रचार करना और धन लूटना जो था अरबों का मुख्य उद्देश्य था। बलबन की बात करें तो बलबन जो है इसने लौह एवं रक्त नीति जो है वो अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाई थे। इसने सिजवा, पाबोस और नौरोज उत्सव जो है अपने दरबार में शुरू किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश के संस्थापक की बात की जाए तो क्या अल्पतगीन था, महमूद था, सुबुक्तगीन था, या फिर इस्माइल था। तो जो गजनी राजवंश है इसके संस्थापक की बात की जाए तो अल्पतगीन जो था वह गजनी राजवंश है जो है इसका संस्थापक था। सुबुक्तगीन जो है वह महमूद गजनवी जो है इसका। सुबुक्तगीन क्या था? महमूद जो गजनवी था, सॉरी, महमूद गजनवी का क्या था? वह जो महमूद गजनवी है इसका जो है वह इसको जो है भारत जो है आक्रमण के लिए कौन भेजा था? तो सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी की बात करें, किसकी? महमूद गजनवी, एक सेकेंड। महमूद गजनवी जो है वो भारत में जो है किस दर्रे से आया था? तो खैबर दर्रे से ये भारत में आया था और भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की बात करें तो इसका जो है सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ गुजरात जो मंदिर अवस्थित है वहाँ पर जो है इसने आक्रमण किया और वहाँ से जो है वो अधिकांश मात्रा में धन लूट कर ले गया। इसका पहला आक्रमण जो है सन 1000 ईस्वी में जो है राजा जयपाल पर इसने किया था। इन सब के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो जो है तारिक ए यामनी उतवी की जो बुक है उससे हमें मिलती है। अलबरनी इसके साथ आया था जिसकी पुस्तक है तहकीब ए हिंद। अलबरनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी बुक की बात की जाए तो इसकी बुक है तहकीब ए हिंद जो है अलबरनी की पुस्तक है। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है। यानी जो ये भारत हमारा है, आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं कितने राज्य जो हैं वह तटरेखा पर अवस्थित हैं। क्या 11 राज्य हैं, 12 हैं, 9 हैं या फिर 10 हैं? तो बात करें भारत के कुल कितने राज्य तटरेखा पर अवस्थित हैं तो गुजरात एक हो गया। एक से तो गुजरात के कौन सा हो गया? तो गुजरात एक नंबर पे हो जाएगा। मुंबई दूसरा हो गया, सॉरी, मुंबई महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। गोवा तीसरा हो गया। उसके बाद आपका कर्नाटका चौथे नंबर पर, केरल पाँचवा हो गया, तमिलनाडु छठवां हो गया, आंध्र प्रदेश सातवां हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर उड़ीसा कौन सा हो गया?
8वां हो गया और वेस्ट बंगाल आपका 9वां हो गया। तो कितने राज्य अवस्थित हैं समुद्र तट के किनारे? तो समुद्र तट के किनारे कुल 9 राज्य जो है वो अवस्थित हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट के किनारे अवस्थित हैं। वहीं बात करें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र तट के किनारे पर अवस्थित हैं। वहीं बात करें सबसे अधिक जो समुद्री तट रेखा है किसकी है? तो गुजरात राज्य जो है, गुजरात की सबसे अधिक समुद्री तट रेखा है। जो पुराने डाटा की बात करें तो 1214 किलोमीटर था, लेकिन नए डाटा के अनुसार 2340 किलोमीटर जो है इसकी तट रेखा की लंबाई हो चुकी है। और सबसे कम जो है वो गोवा की है। पुराने डाटा के अनुसार 106 किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में 193.95 किलोमीटर जो है इसकी तट रेखा की लंबाई हो चुकी है। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 9 डिग्री चैनल जो है कहाँ पर अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल की बात करें कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है, अमीनी द्वीप और कवरत्ती के बीच अवस्थित है, या फिर कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के अवस्थित है, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये आपका कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। किसके बीच? कवरत्ती और मिनिकॉय जो है इसके बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें हम लोग तो 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। किसके मध्य अवस्थित है? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? भारत का जैसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें ऑफ इंडिया, वो क्या कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, या फिर पॉइंट कालीमार है? तो भारत का सबसे सुदूरतम जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और मुख्य भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि का स्थल का जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। आपका जो है भारत ऐसे कुछ है, तो आपके जो भारत है इसका जो है ये पश्चिमी बिंदु हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये उत्तरी हो गया, और ऐसे नीचे का जो है वो दक्षिणी बिंदु हो गया। तो दक्षिणी बिंदु में सबसे सुदूरतम की बात होगी तो इंदिरा पॉइंट होगा, और मुख्य भूमि की बात होगी तो कन्याकुमारी हो जाएगा। वहीं अगर पश्चिमी बिंदु की बात कर ले, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुहार मोती गुजरात में अवस्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेगा तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है, जो कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बात करें उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? तो भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण क्या प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, तो भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण क्या प्रधानमंत्री होते हैं, संसद होता है, वित्त मंत्रालय होता है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक होता है? तो बात करें भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्रणाली इस भारत में कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता से, पहले जो है स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन 1937 में जो है इसका मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1937 में। इसके गवर्नर की बात करें तो कौन बने थे? संजय मल्होत्रा जो है इसके 26वें यानी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। वहीं बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण इसका जो है 1 जनवरी सन 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी सन 1949 में। और इसके जो है प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो आप लोगों को बताना है कि इसके प्रथम भारतीय गवर्नर जो है कौन बने थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन है? तो भारत में जो है कृषि वित्त के
भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था क्या कॉर्पोरेशनल बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या फिर नाबार्ड है। तो भारत में जो है कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था की बात की जाए तो शीर्ष संस्था आपकी कौन सी है, तो नाबार्ड है। कौन सा है, नाबार्ड जो है कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की बात करें तो इसका जो है स्थापना, इसका फुल फॉर्म की बात कर लें तो पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एग्रीकल्चर, क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई, कब किया गया था, 12 जुलाई सन 1900 जो है 82 में इसकी स्थापना मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और वहीं पर इसकी स्थापना कर दिया गया था। इसकी स्थापना के समय इसको जो है 100 करोड़ पूंजी के साथ जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब, कितनी पूंजी के साथ, 100 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जो है इंदिरा गांधी ने इस प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इसको देश को समर्पित कर दिया था। और ये छठी पंचवर्षीय जो 6 5 ईयर प्लान है, कौन सी 5, तो 6 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना की गई थी। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव क्या डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब प्रस्तुत किया गया, कब जारी किया गया था, 13 दिसंबर, 1 सेकंड, 13 दिसंबर सन 1947 को जो है वो इसको जो है प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको जो है 22 जनवरी सन 1948 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हम्पी का पत्थर का रथ किस भारतीय नोट के पीछे अंकित है। तो हम्पी का रथ क्या 10 रुपए के नोट पर अवस्थित है, 20 रुपए के, 50 रुपए के या फिर 100 रुपए के नोट पर अवस्थित है। तो हम्पी का जो रथ है वो किस जो है, तो यह 50 रुपए का जो नोट है इस पर जो है हम्पी का रथ जो है वह पीछे छपा हुआ है। तो जो है नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा जो है वह नोट जारी किए जाते हैं। नोट को छापने की जो है कितने जगह पर नोट प्रेस है, तो भारत में जो है 4 जगह नोट प्रेस हैं। कितनी जगह हैं, 4 जगह नोट प्रेस हैं। और टकसाल जहाँ पर जो है सिक्के छपते हैं उसको टकसाल कहते हैं, वह भी भारत में 4 जगह अवस्थित है। कहाँ कहाँ पर, एक आपका नोएडा हो गया, दूसरा आपका मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में जो है वह टकसाल अवस्थित हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में अवस्थित है। सांची का स्तूप बात करें क्या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में अवस्थित है। तो सांची का स्तूप आपके किस राज्य में अवस्थित है, तो सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी में भारत कला भवन अवस्थित है। बिहार में बात करें तो यहाँ पर महाबोधि जो है मंदिर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला क्या अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला जो है इसको किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला जो है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न भी है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन सी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या केला है, सेब है, आंवला है या फिर दूध है। तो विटामिन सी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला जो है इसका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की स्कर्वी रोग जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। दूध की बात की जाए तो दूध को एक संपूर्ण आहार के रूप में भी जाना जाता है। संपूर्ण आहार किसको कहते हैं, तो दूध को संपूर्ण आहार के रूप में भी जानते हैं। तो इसी के साथ 1 सेकेंड,
इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन हो तो उसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आप क्लास में इम्प्लीमेंट करने की। तो चलिए इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।